लोग बात करने वाले हैं जो देश में बहुत लंबे समय से चल रही है बातें, और आप सभी लोगों के मन में आता है, हमारे भी मन में आता है, किसी भी आम इंसान के मन में आता है कि भाई जब ये इतने बड़े बड़े अपराधी हैं तो ये छूट करके बाहर कैसे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। इस देश में जो बेल का खेल है उससे आप लोग भी भली भांति परिचित हैं, हम भी भली भांति परिचित हैं, अब पूरा देश भली भांति परिचित है। जो लोग भी थोड़ा बहुत भी कानून को जानते हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि किसी भी अपराधी को पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी 24 घंटे से अधिक जेल के अंदर नहीं रख सकती है। उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना ही होता है, उसको न्यायालय में पेश करना ही होता है। उसके बाद जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है उस केस की मेरिट के आधार पे, कहते तो केस की मेरिट ही है लेकिन ऐसा होता है, इस पे भी डिस्कस करेंगे, उसके आधार पे उनको बेल दे दी जाती है या बेल नहीं दी जाती है। पूछताछ के लिए किसी भी एजेंसी को इजाजत लेनी पड़ती है अदालत से कि भाई आप 10 दिन की मोहलत देंगे, 20 दिन की देंगे पूछताछ की, 3 दिन की, 5 दिन की, 2 दिन की। अभी सिसोदिया वाले केस में आप लोग देख ही रहे हैं, सब मामला चल रहा है। बेल का खेल जिला अदालतों से लेकर के देश के सुप्रीम कोर्ट तक किस तरीके से चलता है ये लोग आप लोग भली भांति देख रहे हैं, भली भांति समझ रहे हैं। बेल को लेकर के हमेशा से बड़े बड़े वकील जो हैं, जो लाखों करोड़ों की फीस लेते हैं, उनका कहना होता है कि बेल पाना एक स्वाभाविक अधिकार है। बेल पाना अगर एक स्वाभाविक अधिकार है तो जो अपराध किया है अपराधी रेगुलर बेल पे 10-10 साल, 15-15 साल, 8-8 साल, 14-14 साल बाहर घूम रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी। रेगुलर बेल दे दिया जाता है। इस देश में अपराधी चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, आपने देखा होगा कि वो अपराध करते हुए अक्सर इसलिए नहीं डरता है कि उसको पता होता है कि अगर मेरी जेब में पैसा रहेगा मैं महंगे वकीलों को रख लूंगा, उसके बाद मुझको रेगुलर बेल मिल जाएगी। रेगुलर बेल वो बेल होती है कि आप जाइए, अब आप बेल पे ही रहिए, जब केस की सुनवाई पूरी हो जाएगी, जब सजा होगी या इसमें बरी होंगे तभी आपको आना है, बाकी मुकदमे की तारीख आपका वकील देखता रहेगा। उसके बाद सजा में इतनी लेट लतीफी होती है इस देश में कि सजा किसी भी केस में जो जिसको सजा मिलनी चाहिए या उसको छूट जाना चाहिए वो एक लंबा इंतजार हो जाता है। तो जो अपराधी होता है उसका मनोबल बढ़ता है और जो उसका विक्टिम होता है उसका मनोबल गिरता है। ये अक्सर चर्चा आती रहती होगी, आप लोगों के भी मन में आता होगा कि सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सरकार, मोदी सरकार रोज बोलती रहती है, इसको जेल में क्यों नहीं डालती। सरकार किसी की भी हो, किसी को भी 24 घंटे से अधिक जेल के अंदर नहीं रख सकती है। इस बात को मैं 50 बार दोहरा चुका हूँ, फिर भी लोग सवाल पूछते हैं, फिर भी कमेंट बॉक्स में लोग पूछेंगे अरे ये जेल क्यों नहीं जा रहा है, वो जेल क्यों नहीं जा रहा है। चिदम्बरम हो, उनका बेटा कार्तिक चिदम्बरम हो, चाहे चिदम्बरम की पत्नी हो, ये सब जमानत पे है। राहुल गांधी जमानत पे, सोनिया गांधी जमानत पे, इसके अलावा बहुत से नेता, मतलब एक लंबी फेहरिस्त है इस देश में नेताओं की जो जमानत पे चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई पॉकेट मार हो, कोई छोटा मोटा अपराध किया हो, कोई कभी किसी से गाली गलौज किया हो, इस तरीके के अपराध में ठीक है आपने रेगुलर बेल दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए ठीक है, इसको मैं एक नॉर्मल प्रक्रिया मानता हूँ। लेकिन करप्शन, आरमैक्स, हत्या, लूट, डकैती जैसे अपराध में भी आप रेगुलर बेल दे करके रख रहे हैं अपराधियों को। आपको बता दूं 106 दिन तक पी चिदम्बरम जेल में था, ठीक, 106 दिन बाद उसको जमानत मिल जाती है। अब पी चिदम्बरम रेगुलर जमानत पे है, 14-15 केस है पी चिदम्बरम के ऊपर और सब मामले में जमानत पे है। बाहर जनता मोदी को गरिया रही है, ये मोदी कुछ करता नहीं है, मोदी जेल में नहीं भेजता है, फलाना नहीं करता है, ढिकाना नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। अच्छा जी, अब जैसे किसी भाई साहब ने कहा कि महाभियोग लगा दीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं जजों के ऊपर महाभियोग लगा दीजिए। मुझको लगता है कि महाभियोग भी कैसे लगता है उसकी प्रक्रिया को भी पढ़ा जाना चाहिए एक बार। एक तो राज्यसभा में है नहीं बहुमत,
तो महाभियोग अगर कोई भी लेकर के आती है भाजपा सरकार, तो महाभियोग टिकेगा नहीं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज की भी संतुष्टि होनी चाहिए, उसमें मतलब वो होना चाहिए, उसका विचार होना चाहिए, तभी महाभियोग लाना कोई मजाक, हंसी मजाक का खेल नहीं कि आपने मोदी को 303 सीटें दे दी तो मोदी जब चाहे तब किसी जज पे महाभियोग ला देंगे, है ना। हाँ, इंदिरा गांधी की तरफ तानाशाह हो जाए मोदी तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा ले देश में। तो महाभियोग भी किस कंडीशन में आता है उसको भी पढ़े जाने की जरूरत है, उसको भी समझे जाने की जरूरत है। कहने को देखिए कुछ भी कहा जा सकता है, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, फलाना नहीं करते हैं, ठिकाना नहीं करते हैं। सिसोदिया सतेंद्र जैन जेल में, जमानत पे आ जाएंगे, मौज करेंगे, ठीक है, चलने दो केस, जब होगी सजा तब देखा जाएगा। लालू प्रसाद यादव को सजा होते 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 इतना समय हो गया कि बुढ़ापे में आके सजा मिली, अब आजकल वो रोज पैरोल पे रहते हैं, रोज पैरोल पे, मतलब बीमार है तो मेडिकल ग्राउंड के आधार पे वो पैरोल पे चले जाते हैं। ये एक मेजर समस्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है। अच्छा, संविधान में चेंजेस की बात करते हैं लोग, संविधान में चेंजेस कैसे आएंगे भैया? फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ हो जाएगी बात, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको डिनाई कर देगा। इस बात को समझिए, देखिए ये पूरा नेक्सस है जो इस देश की इस देश में जो संविधान लोग कहते हैं ना, उसको जकड़ा हुआ है। आम आदमी क्यों कहता है कि कोर्ट, पुलिस या इस तरीके की व्यवस्था जहां से न्याय मिलता है वो सारा कुछ पैसे वालों का है? क्यों कहता है? क्योंकि उनकी पहुंच होती है। आपको क्या लगता है कि कोई वकील खड़ा होता है 20 मिनट 25 मिनट चाहे 1 घंटे की बहस करता है और उसकी फीस 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया एक पेशी की होती है, तो 15 लाख 20 लाख रुपया वो किस लिए लेता है? वो अपने उसी फेस वैल्यू के लिए लेता है, वो अपने उसी नेक्सस के लिए लेता है जिस नेक्सस की वजह से वो आपको कल बेल दिला सकता है। तो ये भी जो चीज है वो भी अपने आप में समझने की जरूरत है, वो भी अपने आप में जानने की जरूरत है। अब दूसरी चीज कि मोदी सरकार करने क्या जा रही है? मोदी सरकार करने ये जा रही है कि रेगुलर बेल की समय सीमा तय हो। ऐसा नहीं, या तो आप जल्दी से जल्दी उस फैसले का उस मुकदमे का निपटारा कर दीजिए ताकि बात खत्म हो, या तो किसी को रेगुलर बेल आप दे रहे हैं तो 1 साल के अवधि से ऊपर की रेगुलर बेल किसी को नहीं दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद उसको जेल में आना ही पड़ेगा और जेल में वो कुछ दिन बिताने के बाद फिर से बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, ताकि पता चले कि समाज में जो व्यक्ति घूम रहा है वो अपराधी है और 1 साल के लिए बाहर है, इसको जेल जाना पड़ेगा। या तो कोर्ट यह निश्चित करे कि 1 साल के अंदर उस मामले का निपटारा कर दे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के लोग ही बेल पे हैं, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके नेता बेल पे नहीं है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बेल पे हैं, सहारा का ही देख लीजिए, जेल चले जाते हैं, बेल पे हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बहुत सारे अपराध में लिप्त पॉलिटिशियंस हैं जो बेल पे हैं। बेल पे क्यों हैं? तक रहेंगे, इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? उसी अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए मोदी सरकार एक बिल ड्राफ्ट कर रही है जो संसद में पेश करने वाली है। इस सत्र में पेश हो जाए या अगले सत्र में पेश हो जाए, ये देखने वाली बात है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आपको बता दूं कि सिर्फ ईडी जो इतना सशक्त माध्यम है, इतना सशक्त कानून है जिसमें खुद अपराधी को प्रूफ करना होता है कि उसने अपराध नहीं किया है, जहां पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मामला आ जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ जाता है। मैंने भी कई बार इस पे बात की है। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में नेशनल हेराल्ड का एक मामला चल रहा है जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे हैं। उधर लालू प्रसाद यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, निशा भारती हैं, के कविता हैं, हसन मुशर्रफ हैं, अनिल परब हैं, हेमंत सोरेन हैं, मनीष सिसोदिया हैं, पार्थ चटर्जी हैं, सत्येंद्र जैन हैं, नवाब मलिक हैं, डीके शिव कुमार हैं, संजय राउत हैं, अनिल देशमुख हैं। बड़ी लिस्ट है जिनको कोर्ट से जमानत मिल गई। इसमें से एक आध जेल में भी है, अभी 2-3-4 जेल में भी है। बड़ी जमानत। अच्छा, मामला इसी तरह उलझा रहेगा तो कुछ दिन बाद, अच्छा मान लीजिए कि आप कोर्ट को लगता है कि मनीष सिसोदिया है, गुनहगार नहीं है, तो आप छोड़िए भाई, उसको क्यों स्पॉइल कर रहे हैं? यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। एक भारत का नागरिक होने के नाते हम चाहते हैं कि अगर कोई दोषी नहीं है तो उसको छोड़ो, अगर दोषी है तो उसको सजा दो।
10-10 साल तक कौन सी जांच करते हैं? कौन सी कमेटियां उस मामले में जांच कर रही हैं भाई? और 10 साल जब किसी मामले को हो जाता है तो आधे मामले में गवाह मर जाते हैं, गवाह मार दिए जाते हैं। अति कामत के केस में आपने देखा होगा, बड़े बड़े माफियाओं के केस में देखा होगा, गवाह गायब हो जाएंगे, एक्सीडेंट में मर जाएंगे, बीमारी से मर जाएंगे, या गवाह मुकर जाएंगे पैसे लेकर के। तो कैसे मिलेगी सजा अपराधियों को? इसकी अकाउंटेबिलिटी ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तय करती है, ना हाई कोर्ट इस देश की तय करती है, ना सुप्रीम कोर्ट तय करती है। मिलान आएंगे, मिलान बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि दबाव नहीं है, कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम में उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती करने के लिए फुर्सत है, कनक्लेव में जाकर के बात करने के लिए फुर्सत है। कोई कानून ऐसा है जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से है तो स्वच्छंदता के नाम पर उस कानून को रद्द करने की फुर्सत है। सब कुछ फुर्सत है। इतना तक फुर्सत है कि सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजों की या जुडिशरी का क्रिटिसिज्म न किया जाए। ये गलत बात है। हम लोग क्रिटिसिज्म से ऊपर हैं। दूसरी चीज कि चूंकि सभी लोग भारत सरकार से पे लेते हैं, सर्विस रूल के अंतर्गत आते हैं, तो आम एम्प्लॉय जैसे जो ब्यूरोक्रेसी में है या नीचे बी ग्रेड का सी ग्रेड का एम्प्लॉय है, अगर उनके ऊपर सर्विस रूल लागू होता है तो इस देश के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर सर्विस रूल क्यों नहीं लागू होना चाहिए? सर्विस रूल क्यों नहीं लागू होना चाहिए? ये दोनों ही बातें बहुत समझने वाली बात है। आप कहीं जाते हैं, कुछ भी जाकर के बोल देते हैं, ठीक है, वो आपका इंडिविजुअल विचार होता है, लेकिन उससे तो परेशानी होती है पक्ष को या विपक्ष को। देश के अंदर एक राजनीति चलती है। अब जो डीवाई चंद्रचूड़ बोल करके गए इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में, अच्छा बोले या खराब बोले, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। सरकार के पक्ष में बोले चाहे सरकार के खिलाफ बोले, उसमें राजनीति होना स्वाभाविक है। तो क्या इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके से सार्वजनिक बोलना चाहिए? देखिए, राजनीतिक विधायिका के रोल को अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज को ये अधिकार है कि वो जा करके किसी कॉन्क्लेव में कुछ भी बोल सकता है, तो हमारे देश के किसी आईएएस को क्यों नहीं होना चाहिए? किसी प्रमुख सचिव को क्यों नहीं होना चाहिए? किसी विदेश सचिव को क्यों नहीं होना चाहिए? किसी टीचर को क्यों नहीं होना चाहिए? किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं होना चाहिए? एक कांस्टेबल को क्यों नहीं होना चाहिए? उसकी भी तो अपनी अभिव्यक्ति, अपनी स्वतंत्रता है। उसके ऊपर तो वो तो कुछ बोल देगा पक्ष विपक्ष में, तो तुरंत उसको कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उसको बुला लिया जाएगा। सरकार चाहे जिसकी भी हो, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। होता है कि नहीं होता है? लोग डरते हैं अपने विचार भी रखने के लिए कि सोशल मीडिया पे भी रख लेंगे, कोई स्क्रीनशॉट भेज देगा तो मैं सरकारी एम्प्लॉय हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो जाएगा और मैं नाप दिया जाऊंगा। तो ये रूल तो जितने भी एम्प्लॉय हैं भारत के कानून के हिसाब से, उनके सब पे लागू होना चाहिए। ये भी नहीं लागू होना चाहिए। एक बाउंड्री होनी चाहिए, चाहे वो विधायिका हो, चाहे लेजिस्लेटर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, सबके अंदर तो सब लोग मिल करके पत्रकारिता की तो लाइन तय करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार टिप्पणी करता है, पत्रकारों को सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसनेबल होना चाहिए, ये होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो भैया, अगर हम ज्ञान दे रहे हैं कि फला व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, तो वो बात तो हमारे ऊपर भी तो लागू होनी चाहिए या नहीं लागू होनी चाहिए? इस बात को भी सोचिएगा। ये बहुत महीन और बहुत बारीक लाइनें हैं। आम आदमी जानता नहीं है। आम आदमी जानता नहीं तो वो सोचता है कि अरे ये हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। आज देखिए, आज ही का केस देखिए, क्या हुआ? राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई। ठीक, किस केस में? मानहानि का उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, मोदी सरने वाला, उस पे कोर्ट से सजा हो गई। उसी कोर्ट से थोड़ी देर बाद उनको बेल मिल गई। वो बेल उनको 30 दिन के लिए मिली। 30 दिन के अंदर ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं। अब कहानी ये बुनी जाने लगी कि 30 दिन तक राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार रहेगी। जी नहीं भाई साहब, सदस्यता वाला कानून अलग है, ये सजा वाला कानून अलग है। अगर 30 दिन में राहुल गांधी ऊपर की अदालत में उनको बेल नहीं मिलती है तो उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सदस्यता तो डे 1 आज से ही खत्म हो गई उनकी। लेकिन अब इसमें बात कौन करेगा? इस पे चीजें कौन करेगा? इसको विक्टिमाइज किया जाने लगा। विक्टिम हो रहा राहुल गांधी, देखो मोदी जी। अरे मोदी क्या कर रहे हैं इसमें यार? इसमें मोदी सरकार का क्या रोल है बताइए? जुडिशरी पे इतना ही मोदी का अधिकार होता या भाजपा सरकार का अधिकार होता
तो जुडिशरी अपने हिसाब से सरकार को अस्थिर करने के लिए या एक तरीके से सरकार के खिलाफ बहुत सारे फैसले देती है। एक दो फैसले हैं, अभी अभी देख लीजिए जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली बात थी, सुप्रीम कोर्ट उसमें घुसा ना, तो इतना ही अधिकार है बस। तो इस बात को जिस तरीके से बाहर विक्टिमाइज किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वो भी एक सोचने और समझने वाली बात है। मैं देखिए किसी का पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, और आदमी निष्पक्ष भी नहीं होता है, यह भी बात समझने की जरूरत है। कोई कहता है कि मैं निष्पक्ष हूं तो मतलब वो झूठ बोल रहा है। मैं तो उसके उतार चढ़ाव की बात कर रहा हूं कि कानून है और उस कानून का दुरुपयोग बड़े लोग कैसे करते हैं। आप तो ये जितनी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंतर्गत और जो वर्तमान कानून है उस कानून के अंतर्गत आपको क्या लगता है कि किसी पावरफुल व्यक्ति को सजा हो सकती है? मुझको तो नहीं लगता किसी पावरफुल व्यक्ति को सजा हो सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि संसद में कानून बनाना उसका काम है जिसको इस देश की जनता ने वोट देकर के संसद में भेजा है। कानून बनाना उसका काम नहीं है जिन लोगों ने एक कमरे में बैठ करके 5 लोग तय कर देते हैं कि कौन जज होगा। ये अच्छी लगे बात चाहे बुरी लगे, इसको इस तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा है कि सरकार जो है वो जुडिशरी पे कब्जा चाहती है। मतलब जो गलत हो रहा है अगर उस पे बोला जाए तो जुडिशरी पे कब्जा हो गया, मतलब कि गलत होने दिया जाए। क्योंकि जो 60-70 वकील मिलकर के इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करके एक तरीके से बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि ये सब न बदले। क्योंकि ये सब अगर बदल जाएगा तो जो उनकी लाखों की फीस है, 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 25 लाख जो पाते हैं, वो खेल बंद हो जाएगा। क्योंकि जब नियम आ जाएगा कि आपको रेगुलर बेल नहीं मिलेगी, तो फिर तो तुम्हारा खेल वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसी के लिए तो जाते हैं आपके पास, बड़े बड़े वकीलों के पास। क्यों कोई लाखों की फीस देता है? इसीलिए देता है कि बड़े वकील साहब हैं, इनका सब चेहरा चलता है और चेहरे के हिसाब से ये आएगा, ये सब चीजें तो ठीक हो जाएगी। कांग्रेस के जमाने के जितने घोटाले हैं, सारे घोटाले उठा लीजिए जो 2012-13 में सब खुले। क्या थे वो घोटाले? 2G, जीजाजी, कॉमनवेल्थ, कोलगेट, कोयले वाला, ये सब घोटाला था। आपको पता है कि उसमें बहुत सारे अधिकारी भी फंसे थे, जेल भी गए थे, किसी को सजा हुई? सब पैरोल पे बाहर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं भाई? पवन खेड़ा एक बयान देते हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार करती है तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बैठी रहती है। उस बेंच के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी सीधे घुसते हैं और मांगते हैं बेल, और बेल मिल जाती है। और दूसरे दिन जब बात आती, मतलब दूसरी पेशी पे जब बात आती है, तो इस देश के जज साहब पूछते हैं मीडिया बाइट के लिए कि कौन कौन खेड़ा, मैं तो जानता ही नहीं। तो भैया आपको इतनी जल्दी क्या थी? पुलिस भी ले जाती पवन खेड़ा को तो क्या करती? 24 घंटे जेल में रखती, उसके बाद तो कोर्ट में पेश करती ही ना, इसी देश के कानून के हिसाब से, कि नहीं पेश करती? अगर असम पुलिस पवन खेड़ा को पकड़ करके आसाम ले जाती तो आसाम में 24 घंटे से अधिक जेल में नहीं रख सकती थी असम पुलिस भी। असम पुलिस को भी पेश करना ही होता उनको कोर्ट में। और इसी देश का संविधान आसाम के अंदर भी चलता है, वही सीपीसी, वही आरपीसी, वही सीआरपीसी वहां पे भी चलता है। वहां के जज को लगता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को, कि नहीं ये इतना बड़ा अपराध नहीं है, बेल देनी चाहिए, तो बेल दे देता। हाँ, किसी को हाई कोर्ट, किसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल नहीं मिली है, किसी को हाई कोर्ट से बेल नहीं मिली है, तो समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट गया है तो ठीक है, उसको इधर विश्वास नहीं जम रहा है या किसी कारण से नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ बेल लेने के लिए। और ये बेल का खेल इतना तगड़ा चल रहा है इस देश में कि भाई
देखिए, बड़े नेता गिरफ्तार हुए या बड़े लोग गिरफ्तार हुए, बात सुप्रीम कोर्ट गया तो मीडिया में आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो आता ही नहीं कभी। वहां पे भी एक खेल चल रहा है, तो कैसे न्याय मिलेगा? उसी व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार चाहती है कि एक बिल लाया जाए जिसमें एक समय सीमा तय की जाए कि किसी को पैरोल कितने दिन की मिल सकती है, किसी को रेगुलर बेल कितने दिन की मिल सकती है। सजा का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग, मतलब अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल है, वो तो है ही संविधान के अंदर, उसके अतिरिक्त उसका एक टाइमलाइन फिक्स हो, टाइमलाइन फिक्स हो या उस टाइमलाइन के अंदर उस केस का निपटारा, दोनों बात। अगर नहीं होता है तो फिर ये जितना संविधान और जितनी ये सब सारी चीजें हैं, जितनी जुडिशरी और सब जितनी भी दुहाई दे लीजिए, कोई उसका मतलब नहीं निकलने वाला, कोई उसका सेंस नहीं निकलने वाला है। बड़े बड़े अब देखिए, हमेशा लोग इस बात पे क्वेश्चन उठाते रहते हैं कि अरे फला व्यक्ति जेल नहीं गया, ढिकाना व्यक्ति जेल नहीं गया। सोचिए, मुख्तार अंसारी इतना जघन्य अपराधी था, उसको अब जाकर के सजा हुई पिछले 2-3 साल पहले, क्यों चुनाव नहीं लड़ सकता? नहीं तो वो मस्त 20 साल से जेल में बैठ करके चुनाव लड़ रहा था, विधायक बन रहा था, माननीय बन रहा था। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें लालू प्रसाद यादव के केस में देख लीजिए, अन्य और भी नेता हैं, माननीय बने बैठे हैं, पैसा है, वकीलों को दे दिए, केस आराम से चल रहा है, कौन पूछने वाला है? क्या मतलब है? अरे जब तक आएगा कोर्ट का वर्डिक्ट देखेंगे। और बेल के लिए बड़े कोर्ट जाना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि मामला मेरे छोटे कोर्ट में चले, क्योंकि अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सजा हो गई, सेशन कोर्ट चले जाएंगे, वहां भी सजा हो गई तो हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट में भी सजा हो गई तो पैसा है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। 10, 15, 20 साल ऐसे कर लेंगे और उसके बाद 10-5 साल अपना इधर उधर घूम करके काट लेंगे, बात खत्म हो गई, जीवन खत्म हो गया। अगर कोई 25-30-35 साल की उम्र में अपराध किया, 40 साल की उम्र में अपराध किया, 30-30 साल तक, 25-25 साल तक उसको सजा नहीं मिली तो जीवन तो काट लिया ना भाई। अब एक कहानी और आती है इस देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भैया। इंफ्रास्ट्रक्चर तब होना जब आप उसकी दिशा में काम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर तब होना जब आप उधर प्रयास करें। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निश्चित तौर पे सरकार की लॉ मिनिस्ट्री की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो। ऐसे थोड़े नहीं कि मोदी जी की सरकार है, किरण रिजिजू है तो उनका सब काम बढ़िया है। मोदी जी आए, जगह बढ़ाए, जजों की संख्या बढ़ाए, जजों की नियुक्ति बढ़ाए, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। आप और मांग करिए, वे सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 है, इसको 50 करिए, बनाइए, उसका प्रपोजल बनाइए, दबाव बनाइए सरकार पे, इस बात की रिक्वेस्ट करिए, चिट्ठी लिखिए, सरकार नहीं माने तो सार्वजनिक करिए। आप तो आईबी और रॉ की रिपोर्ट सार्वजनिक कर देते हैं ना। आप कहिए कि भारत सरकार जो है वो जजों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहती है और एम्प्लॉइयों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहती है और मतलब कोर्ट्स की संख्या नहीं बढ़ाना चाहती है, कुछ करना नहीं, क्योंकि जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी भर्ती अपने हिसाब से सारी करती है। तो इनको क्या करना है? संविधान में संशोधन करना है। वही 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो अब इसको बढ़ा दो भाई। पहले 31 या 32 थे, अब उसको बढ़ा 34 कर दिया गया, उसको बढ़ा 40 करवा लीजिए, उसको और बढ़वा दीजिए, लेकिन न्याय जो है उसको तेजी से करिए। अच्छा, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनका एक काम बहुत अच्छा है, जिसका इनिशिएटिव मोदी जी ने लेने के लिए जुडिशरी को कहा था सार्वजनिक रूप से, जब इन लोगों का एक संविधान दिवस का कार्यक्रम हो रहा था उसमें। तो पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डीवाई चंद्रचूड़, वो भारत की भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का ट्रांसलेशन करवा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ये तो बढ़िया बात है, लेकिन जो एक वकील खड़ा होकर के दिन भर कोर्ट में मिलाड करता है, ये तो कॉलोनियल माइंडसेट है ना, ये तो अंग्रेजों का माइंडसेट है ना, तो एक तो उपनिवेशिक माइंडसेट है ना, उपनिवेश वाला माइंडसेट है ना।
उसको कैसे खत्म करेंगे? उसको भी खत्म करिए। क्यों भैया मिलावट हैं? जज और जस्टिस ही का हवाला लीजिए। अच्छा जी, कोई बात नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस अंग्रेजी में होती है, मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का और इन सब सारी चीजों का भारतीयकरण करना चाहता हूं। एक उपनिवेश काल की बात है, समझिए इस बात को, उपनिवेश काल की बात है। ये कहा तो सिर्फ भाषाओं में आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उसका स्वागत करना चाहिए, अच्छी चीज है, इसमें क्या बुराई है?